हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपको पढ़ा रहा था एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, इसका कि पहला चैप्टर हो चुका है। ये उसका दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है ग्लोब। शायद आपने पहले भी पढ़ा हो। इसका नाम है ग्लोब। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। समझ आया? और अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लेटिट्यूड और देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है। और ग्लोब को तो ग्लोब ही बोलते हैं, बस इसकी स्पेलिंग ऐसी होती है GLOVE। ठीक। ग्लोब दिखने में होता कैसा है? ग्लोब दिखने में ये होता है ऐसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको ये सारी लिखनी चाहिए जो चीज़ें मैंने ये लिखाई हैं। लेटिट्यूड किसको बोलते हैं, अक्षांश को, ये लिखनी चाहिए आपको। लिख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब, अगर आपके कक्षा में ग्लोब हो तो ग्लोब को देखो। ठीक है, वरना तो अब सी फोटो में देखो, अभी मैं खुद दिखाऊंगा। ठीक है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब होता क्या है? यानी आपने देखे होंगे बहुत सारे खिलौने, जैसे बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़ी बड़ी कार, उनके छोटे से प्रतिरूप का मतलब होता है कॉपी। यानी उनको कॉपी करके एक छोटे से रूप में, लघु रूप में, यानी छोटे रूप में बना देना। समझ आया ना? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी को तो बना नहीं, एकदम दूसरी पृथ्वी तो बना ही नहीं सकते ना। तो हम क्या करते हैं, उसी का लघु रूप लेकिन प्रतिरूप में, यानी सेम टू सेम दिखने वाला, उसको हमने बना दिया। उसी का नाम रख दिया ग्लोब। ठीक है। और ग्लोब पर ही क्या होते हैं, ये अक्षांश और देशांतर, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, यही सारी बात मैं इसमें पढ़ाऊँगा। अब ध्यान से पढ़ना। तो इसमें हम बता रहे थे, क्या बताया था कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था पृथ्वी का जो शेप जो है उसका, यानी जो आकृति है वो कैसी है? भूआव है। भूआव को बोलते हैं जियोइड शेप। जियोइड ऐसे लिखते हैं। जियोइड का ही मतलब होता है भूआव, यानी पृथ्वी के समान। अब पहला चैप्टर देखना, उसमें बताया था भूआव, पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के बारे में जब बता रहा था मैं, तब बताया था उसका आकार कैसा है, भूआव। यानी कैसा है? पृथ्वी के समान है, लेकिन ये पूरा गोल नहीं। असली पृथ्वी पता कैसी दिखती है? अच्छा दिखाऊं? चलो अब देखो, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो, असली पृथ्वी इस टाइप की है। देखो, ये देखो, देख पा रहे हो? कहीं पूरी परफेक्टली गोल है? कहाँ गोल है? ध्यान से देखो, अब गोल नहीं है, ये देखो। ठीक है ना? समझ गए? तो ये कैसी है? ये वास्तविक रूप में एकदम बिल्कुल जैसी गोल ग्लोब में दिख रही है वैसी नहीं है, एकदम ऐसी नहीं है, वो अलग दिखती है। तो इसीलिए इसमें बोला गया भूआव, उसमें बोला था भूआव की तरह है, यानी उसका शेप का नाम है भूआव, यानी जियोइड शेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, यानी ये ग्लोब जो था वो विभिन्न आकार के हो सकते हैं, बड़े छोटे। ठीक है, बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक, अब इतना मैं समझा दूँ। ग्लोब क्या है? ग्लोब तो विभिन्न आकार के हो सकते हैं, विभिन्न आकार एवं प्रकार। कोई प्लास्टिक का हो सकता है, कोई लोहे का हो सकता है, ये प्रकार हो गए। आकार में कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। ठीक, बड़े ग्लोब तो इतने भी बड़े हो सकते हैं, कमरे कितने, जो उठा के भी नहीं ले जाए जा सकते। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से उठाए जा सकते हैं, वो पॉकेट ग्लोब होते हैं।
यानी अपने पॉकेट में रख सकते हो आप, यानी जेब में पॉकेट में रख सकते हो, इतने छोटे। और कुछ तो इससे भी विचित्र होते हैं, वो होते हैं बलून वाले, गुब्बारे वाले। उसमें क्या, जब आप हवा निकाल दोगे तो वो एक तरीके से नॉर्मल गुब्बारे की तरह होगा, लेकिन जब भी आपको ग्लोब देखना हो तो आप उसमें हवा भर दो तो वो ग्लोब की तरह ऐसा ही फूल जाएगा। तो समझ गए ना कितने प्रकार के होते हैं ग्लोब, अलग अलग आकार के होते हैं, छोटे बड़े, बहुत बड़े, कमरे कितने बड़े, बहुत छोटे जो आपकी पॉकेट में आ जाए। यही होता है इसमें, यही बता रहे थे, यहाँ तक यही आया था, हवा भरी जा सकती है और इनको घुमाया जा सकता है। पृथ्वी कैसे घूमती है पता है आपको? पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी इधर से इधर घूमती है। अपने अक्ष पर जब घूमेगी तो वो ऐसे घूमेगी, ऐसे, समझ गए ना? अपने अक्ष पर ये घूमे, अक्ष का मतलब होता है ये, अपने अक्ष पर, ये देखो अक्ष लिखा, यानी खुद के ही ऊपर घूमना। समझ आया? जैसे आप फुटबॉल को अपनी उंगली पर जब नचाओगे या घुमाओगे तो वो क्या बोलाएगा, वो जिस तरीके से घूम रही हो वो उसका अक्ष होगा, ठीक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। समझ गए ना? मैं इसमें बता रहा था, क्या कह रहा था कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, ठीक है। अब ये पृथ्वी के समान तो है नहीं, आप ये खुद ही बताओ ये कितना छोटा है, बहुत छोटा है ना? ये छोटा है और इसमें बता रहे हैं कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर, अगर आप ये सोचो, अगर पृथ्वी जैसा ही एक बहुत बड़ा गोला होता, उस पर फिर रेखा खींचते या कुछ और बनाते तो कितना कठिन होता। इतना बड़ा, पहली बात तो ग्रह ढूंढना पड़ता है ना, और बनाना भी पड़ता, तो कितना बड़ा है पृथ्वी, कितनी बड़ी है। सोच कर देखो ना, कितने देश रहते हैं इस पर, कितने इंसान हैं। तो हमने उसी का एक लघु रूप यानी छोटा सा रूप बना दिया खिलौने के रूप में, उसको बोलते हैं ग्लोब, ठीक है। अब ग्लोब पर जो देश होते हैं और महाद्वीप होते हैं, जैसे कि ये भारत देश हमारा महान है, ठीक, मैं बना नहीं पाता लेकिन फिर भी कोशिश की। ये भारत है, ठीक है। अगर ये भारत है, बाकी सारे देश हैं, समझ गए ना, ये सारे अलग अलग देश हैं। तो अगर ये इसमें है, इनका जो भी साइज होता है ना वो एक्चुअल साइज है, यानी इसके कंपैरिजन में ये कितना बड़ा है वो बता रहे हैं। जैसे कि भारत अगर इससे बड़ा होगा तो इस वाले ग्लोब पर भी बड़ा दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर भारत से चाइना बड़ा होगा तो इस ग्लोब पर भी वो बड़ा दिखाया जाएगा। अब समझ में आया? ये होता है इसका वास्तविक रूप में, इसमें वास्तविक रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी उनकी एक्चुअल साइज में, जो इनकी रियलिटी में जैसे कि किसी के कंपैरिजन में, अगर जैसे पाकिस्तान भारत से छोटा है तो उसको उसी के कंपैरिजन में छोटा दिखाएंगे। ये होता है ग्लोब। तो ये सब समझने के लिए हमें कुछ और चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, जिसमें कि कुछ और बिंदु होते हैं, जिसमें अब आगे आप पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, अक्ष। अभी मैं समझा दूंगा। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, ठीक है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व, या अभी जो मैंने बताया था पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सुई नहीं है जैसी कि इसमें ग्लोब में है। जैसे कि ये वाली सुई देखो, अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये देखो, एक सेकेंड, इसको इरेज कर दिया। ये देखो रही है, ये सुई दिख रही है ये, और ये देखो आर पार इसके गई होगी बीच से, तभी तो ये घूम पाएगी ना। और ये देखो निकली आगे, समझ आ गया? अब ध्यान से देखना, दोबारा से मैं बना रहा हूँ ड्रॉ करके ताकि आप समझ जाओ। जैसे ये रही सुई, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आएगी, ठीक। ये देखो इसके अंदर
तो रियलिटी में और ग्लोब में बस इतना ही फ़र्क है कि ये जितना गोल है, असलियत में पृथ्वी इतनी गोल है नहीं, वो जियोड शेप की है, यानी भूआब की है, उसकी आकृति भूआब है। और दूसरा, ग्लोब के अंदर में एक सुई घुसी होती है, ठीक है, लेकिन असलियत में क्या है, ऐसी कोई भी सुई नहीं है, पृथ्वी अपने आप ही स्वतः ही अपने अक्ष पर घूम रही है। इतना समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो पीछे वीडियो करके देख लेना, ठीक है, रिवाइंड कर लेना। चलो फिर से आप आगे बढ़ते हैं। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक। हकीकत में क्या होता है, पृथ्वी के पास ऐसी कोई भी सुई नहीं है, वो अपने आप अपने अक्ष पर घूम रही है। ये देखो लिखा है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब मैं ये तो आपको बता चुका था ना, तो इसको मैं डिलीट कर दूं। ये वाली ये यही असलियत में ऐसी पृथ्वी दिखती है। समझ आया? जो इसमें दिख रही है ना, ऐसी ही पृथ्वी दिखती है। अब इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है। अब ये आ गए थे हम यहाँ। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ तक पढ़ लिया था। इसे क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्लियर? कहने का सेंस बस इतना है कि अगर ये मैं देखो डायग्राम से समझा रहा हूँ, इसमें मैं बना के भी दिखा दूँ। एक सेकेंड। जैसे अगर ये पृथ्वी है, ठीक, और पृथ्वी के जस्ट बीच से अगर एक कोई लाइन खींचोगे ना ऐसे करके, ठीक, तो ये क्या कहलाएगी? और अब इस लाइन ने क्या कर दिया, यही पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, 1 और 2, ठीक। तो जो बीच वाली लाइन जिसने बांटा है इन दोनों पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी, यानी ये उत्तरी भाग है पृथ्वी का और ये है दक्षिणी भाग, ठीक। तो 2 भागों में बांट दिया। अब जो बीच वाली जो लाइन है जिसने बांटा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है विषुवत वृत्त। ठीक है, विषुवत वृत्त। इंग्लिश में बोले तो इक्वेटोरियल, इक्वेटर या इक्वेटरी बोलते हैं। चलो, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर है। तो जिस लाइन ने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, बराबर भागों में बांटा, उसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। वही इसमें बताया गया था, मैंने इसको समझा दिया। देखो, एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिण में स्थित दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने पढ़ दिया। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, जो मैंने अभी दिखाया था आपको। ध्यान से देखा करो। बस देखो, इन शब्दों को याद करने की कोशिश मत करो। समझ आया? ये जो शब्द लिखे इनसे समझने की कोशिश करो। जो मैंने डायग्राम बताया था वो यही सारा था, बस आपको उतना समझ लेना चाहिए था बस। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ठीक, अब यही मैं यहाँ तक पढ़ दे रहा हूँ, फिर समझाऊंगा। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ठीक है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी
अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, या दक्षिण ध्रुव को। आप इतना समझ जाओ। चलो आगे मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से, उसी डायग्राम में समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। यही सारा चीज़ जो ये लिखी है यही मैं बताने वाला हूँ वहाँ पर, ठीक। तो आप ध्यान से पढ़ना। जैसे ये रहा डायग्राम, ठीक। जैसे आपने अभी पढ़ा, ये बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को बोलते हैं विषुवत, ठीक है। इसके समानांतर और भी रेखाएं होती हैं। समानांतर का मतलब होता है इसी के पैरेलल, इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। जैसे ऐसे 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारी होंगी। कितनी होंगी पता? 90। कितनी होगी? 90 होंगी। ऐसी समझ गए होगा ना। इधर भी ऐसे ही होंगी। तो इनको बोलते हैं, जो इस टाइप की जो लेटी हुई लाइन है इनको बोलते हैं। और किसके समानांतर? समानांतर विषुवत वृत्त के, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के जो समानांतर रेखाएं होते हैं उनको बोलते हैं अक्षांश। पहला जवाब मिल गया आपको। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश। ये बिंदी गलत जगह रख दिया, एक सेकेंड। अक्षांश, ठीक है। इन्हीं लाइन को देखो मैंने एज इट इज और एकदम क्लियरली एरो के साथ बताया क्या होता है अक्षांश। यही सारी जो लेटी हुई लाइन है ये देखो जा रही, ये भी अक्षांश ही है। इंग्लिश में बोलें तो लेटीट्यूड। लेटी हुई है तो लेटीट्यूड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यही इसमें बताया गया है। विषुवत वृत्त शून्य को दर्शाता है, यानी विषुवत वृत्त का जो विषुवत वृत्त है वो कितना डिग्री है? वो शून्य है। ये विषुवत वृत्त है। यहाँ पे आपने, अगर इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। पीला कर दे रहा हूँ विषुवत वृत्त को। ये है वो लाइन जिसने बांटा था पृथ्वी को बराबर हिस्सों में, पीली कर दी है, ठीक। तो आप इस वजह से देख सके। तो यही जो लाइन है जो पीली है ये क्या है? विषुवत वृत्त। और विषुवत वृत्त कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री, ठीक है। बाकी ये सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएंगे। वो कहाँ तक बढ़ेंगे? 90 डिग्री तक, ठीक है। जहाँ 90 डिग्री होगा, यही 90 डिग्री क्या दर्शाएगा? यही दर्शाएगा उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी ध्रुव। समझ आएगा? ये उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला, ठीक है। तो 90 डिग्री ऊपर वाला क्या दर्शाएगा? उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री नीचे वाला क्या दर्शाएगा? दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी ध्रुव। समझ गए ना? यही मैंने समझाया, तो यही इसमें पूरा लिखा है, बस मैंने आपको समझा दिया। ये देखो 90 अंश क्या, इसी प्रकार 90 अंश क्या दर्शाता है ये इसमें समझा रहे। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, जो 90 अंश का जो दक्षिणी अक्षांश होता है वो क्या दर्शाएगा? दक्षिणी ध्रुव को। वही मैंने अपनी सिंपल भाषा में बताया, आपको समझाया वही है, बस आप ध्यान से समझना तो आपको पता चलेगा। मैंने वही पढ़ा दिया आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने सीख लिया। इसी प्रकार या इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक। तो उत्तर में स्थित यानी विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर अक्षांश रेखाओं को क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं, ठीक। ये अभी मैं फिर से समझा दूंगा, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब ध्यान से बस पढ़ते रहो। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण ऐसे लिखा जाता है, अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर
एवं ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका में वेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तरी, या आप ये देखो, विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं वेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसीलिए सॉरी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान रखना, आएगा तो आएगा, थोड़ी देर ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा वेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, इतना मैंने एक ही बार में आपको पढ़ा दिया, अब मैं इसको समझा दे रहा हूँ इसी डायग्राम में। अरे यार क्या कर सकता हूँ, कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं नीचे। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो उसको, इसीलिए तो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इतनी रात में। अभी इस टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, तो आप समझ लो फिर एडिट करने में टाइम लगेगा। फिर भी अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी कुत्ते परेशान करते, तभी तो मैं दिन में नहीं बना पाता, रिकॉर्ड नहीं कर पाता। चलो फिर भी छोड़ो ये सब, आपको पढ़ना है बस वो पढ़ो। ठीक है, तो ये बीच वाली लाइन आपने देख ली, ये रही, ये बीच वाली लाइन है। ये बीच वाली लाइन ने क्या किया, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाले भाग को, यानी इस भाग को बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, इस भाग को बोलेंगे हम, ये वाले भाग को बोलेंगे इस वाले भाग को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और इस वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध ठीक है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। देखो पेंसिल थोड़ी सी जूमिंग की वजह से मोटी चल रही है, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो पता चला क्यों ये उत्तरी और दक्षिण किसने बांटा, ये बांटा इस लाइन ने। इसका नाम क्या है, इसका लाइन का नाम क्या है, याद करो, अभी तो बताया, विषुवत वृत्त नाम है इसका, विषुवत वृत्त, इक्वेटर इंग्लिश में। ठीक है, और इसी के पैरेलल जब लाइनें और ड्रॉ होती हैं, जैसे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इनको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, लेकिन अब ये देखो, अगर इस लाइन के ऊपर वाली लाइन इसी के पैरेलल ऐसी है तो इनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। ये उत्तर गोलार्ध, ये देखो ये उत्तर वाले गोलार्ध में स्थित है सारी लाइन, तो इनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। और ये दक्षिण वाला गोलार्ध है, तो अगर इस पे कोई स्थित होगा, एक सेकंड, अगर इस पे कोई स्थित होगा, ये देखो, हाँ, तो क्या होगा, अगर इस पे कोई स्थित होगा तो इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में अगर कोई लाइन स्थित होगी तो इनको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये वाली जो लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये किस गोलार्ध में है ये बताओ, ये दक्षिण वाले गोलार्ध में, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इतना समझ आ गया, बस यही इसमें लिखा था पूरे में। ठीक, बस यही इसमें समझाया गया था पूरे में। अगर उत्तर में स्थित होगा कोई, जैसे कि मान लो यहाँ 80 डिग्री पड़ रहा, ये 80 डिग्री तो यहाँ नहीं पड़ेगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर लगभग 50 डिग्री पड़ रहा है। ठीक है, 50 डिग्री, लेकिन 50 डिग्री तो है, 50 डिग्री तो है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, 50 डिग्री तो यहाँ भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो 0 से ऊपर जाओगे तो 1 2 ऐसे करके यहाँ तक 50 तक पहुँच जाओगे, तो यहाँ नीचे भी आओगे ना, तो 1 2 यहाँ भी 50 तक है।
तो अब कंफ्यूज हो जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट होगा तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, कोई भी इंसान होता तो वो कंफ्यूज तो हो ही जाएगा, ये वाला 50 डिग्री वाला है या ये वाला, है ना। दोनों गोलार्ध में 50-50 डिग्री होगा, लेकिन क्या करते हैं हम इसी से बचने के लिए तो हम क्या करते हैं, अगर उत्तरी गोलार्ध का 50 डिग्री होगा तो हम लिख देंगे ऐसे करके 50 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। समझ आ गया आपको। और अगर दक्षिण में होगा तो कैसे लिखेंगे, 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। समझ आ गया। यही लिखते हैं, इसी से पता चलता है कि ये कौन से गोलार्ध की बात चली है, उत्तरी गोलार्ध की बात चली है या दक्षिणी गोलार्ध की। इसी ये दा जो लिखा ना, दा और उ, यही बता रहा है ये उत्तरी गोलार्ध का है, ये दक्षिणी गोलार्ध का 50 डिग्री है। बस यही इसमें बताया गया था पूरे इस पैराग्राफ में। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, ये वाली हेडिंग है। अब इसको मैं आगे पढ़ रहा हूँ। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, ठीक, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में, तथा दक्षिण ध्रुव दक्षिण 90 डिग्री। 90 डिग्री पे दा लगा दिया ना, ये दक्षिणी ध्रुव को बता रहा है, यह दक्षिणी गोलार्ध को बता रहा है कि अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, ये हैं। तो अभी जो मैंने बताया बस वही है, और कुछ अलग नहीं है, यही है सब, ठीक है। अगर ये मैं बताऊं तो आप इसमें भी देखो, डायग्राम में देखो क्या है, ये है देखो विषुवत वृत्त की लाइन जा रही है, बीच में पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, एक ये भाग और दूसरा ये भाग। तो ये ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इतना समझ आ गया, दोनों भागों को अलग अलग बोलते हैं। तो जब इससे ऊपर जाओगे तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 90 डिग्री जस्ट यहाँ पहुंच जाओगे तो ये बताएगा उत्तरी ध्रुव को क्योंकि उत्तर में है, और ये बताएगा दक्षिणी ध्रुव को क्योंकि दक्षिण में है। यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया, बस यही इसमें बता रहे थे। और भी लाइन है, ये और बता रहा था कि विषुवत वृत्त तो है ही 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, देखो यहाँ भी देखो दिख रहा है 0 डिग्री है, ठीक। और उत्तरी ध्रुव कितना होगा, उत्तरी ध्रुव ये देखो रहा उत्तरी ध्रुव, ये मैंने खुद ही लिख दिया 90 डिग्री। तो और दक्षिणी ध्रुव कितना होगा, ये दक्षिण वाला ध्रुव जो है दक्षिण ध्रुव का होगा 90 डिग्री, ये देखो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं, ऐसी समानांतर रेखाएं और भी हैं 4 कौन सी हैं देखो। एक तो ये है कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है मकर रेखा दक्षिण में, इसी के जैसी, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर एक और रेखा है, इसका नाम है उत्तर ध्रुव व्रत, इसका नाम क्या होगा, दक्षिण ध्रुव व्रत। दक्षिण में है तो दक्षिण ध्रुव व्रत, और अगर उत्तर में तो उत्तर ध्रुव व्रत, बस इतना ही है। लेकिन ये वाली लाइन तो जरूर आपको याद करनी पड़ेगी, इसका नाम है, देखो मैं इसको ब्लू से कर रहा हूँ, इसका नाम है, ये देखो रही ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कर्क रेखा। तो अगर बोलो कर्क रेखा कहाँ पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा पड़ेगी, उसका नाम क्या है, मकर रेखा, ठीक है। और फिर उत्तरी गोलार्ध में एक और रेखा पड़ती है, उसका नाम क्या है, उत्तरी ध्रुव व्रत, समझ आ गया। और दक्षिण वाले में एक और रेखा पड़ती है, उसका नाम है दक्षिण ध्रुव व्रत। इन सबको याद कर लेना, मैं पूछूंगा किसी दिन, ठीक है। ये मैंने पूरा बता दिया आपको, 4 रेखाएं। अब इसमें देखो 4 रेखाएं की बात चल रही है, अब मैं आपको डायग्राम और दिखा दूं 1-2। ये है ग्लोब, ग्लोब कैसा होता है, ये देखो रहा ग्लोब, ये देखो ये जो सुई की बात चल रही थी, ये देखो इसमें है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो सुई है, ठीक है, यही घूमती है, इसी के सहारे घूमेगी। ये इंग्लिश में है, देखो ये 90 डिग्री है नॉर्थ, बीच में कौन सा है, इक्वेटर, ये देखो रहा, यही मैंने इंग्लिश लिखाई थी आपको, इक्वेटर
दोनों में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी में, ध्यान रखना, बाइलिंगुअली पढ़ा रहा हूँ। और आगे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये देखो रही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसके बाद ये देखो कौन सा सर्कल है, अंटार्कटिक सर्किल इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, ठीक है। पता है इतनी रात में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आंखें बंद होने लगती हैं। खैर सोचो, चलो छोड़ो उसको। ये विषुवत की रेखा जा रही है। मैंने ये आपको, ये सारे मैंने अलग से डाउनलोड करके आपके लिए दिखाने के लिए किए हैं ताकि आप समझ सको। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप यानी दुनिया का मैप है ये, ठीक है। ये दुनिया के मैप में आपको दिखाया जा रहा है कि आप देखो कि पूरी दुनिया को कैसे बांटा गया। पूरी दुनिया को एक रेखा बीच में से काटती हुई जाती है, उसका नाम क्या है, विषुवत या विषुवत रेखा। ये देखो विषुवत रेखा, ये रही, ये दिख रही है ना, ये देखो मैं बड़ी कर दे रहा हूँ, ये जा रही है, ये विषुवत रेखा है। यही तो मैंने ऊपर पढ़ाया था, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है विषुवत। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। चलो नीचे आते हैं, ये देखो इक्वेटर, समझ आ गया। ये 90 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है, इंग्लिश में नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं साउथ पोल, ठीक। ये जो लेटी हुई लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं, ये जो देखो लाइन रही, रेड से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन जो जा रही है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ठीक है। लेटी हैं तो लेटीट्यूड। चलो आगे पढ़ते हैं। ये मैंने अभी जो डायग्राम यही बताया था, आपको समझाया था। ये विषुवत है, ये ऊपर कर्क रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है कर्क रेखा, और ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है मकर रेखा। और कर्क रेखा के जस्ट ऊपर एक और रेखा पड़ती है, उसका नाम है उत्तर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तर ध्रुव व्रत, और दक्षिण में होगा तो क्या होगा, दक्षिण ध्रुव व्रत, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ध्रुव होता है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। ये देखो दक्षिण का ध्रुव यही तो है। देखो यहाँ आपको ये दिखाया जा रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है, ये देखो, ये पेन थोड़ा सा और मोटा कर लेता हूँ फिर, ठीक है। चलो देखो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। और सेकंड में कौन सी है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, वो भी 23.5 डिग्री पे है। और विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री पे कौन सी है, उत्तर में है उत्तरी ध्रुव व्रत। और 66 डिग्री दक्षिण में कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव व्रत। ये तो इसमें दिखाया ही जा रहा है, देखो खुद ही देख सकते हो ना, 0 डिग्री पे ये है, 23.5 डिग्री पे ये है, यही तो उसमें लिखा है। यानी कर्क रेखा किस पे पड़ती है, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, उत्तर पे पड़ती है, ठीक है। और ये 66.5 डिग्री उत्तर में। और मकर रेखा कहाँ पड़ेगी, मकर रेखा पड़ती है हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में, तो दा लगेगा इसमें, ऐसा दा लिखा होगा, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में। और दक्षिण ध्रुव व्रत कहाँ पड़ेगा, ये दक्षिण ध्रुव व्रत की लाइन है, ब्लू से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये रही दक्षिणी ध्रुव व्रत की लाइन जो है वो कितने डिग्री पे है, ये 66.5 डिग्री पे दक्षिण में है, तो इसीलिए दक्षिण दा लिखा है, संकेत के रूप में दा लिखा है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में। और ये उत्तरी गोलार्ध में दोनों लाइन्स हैं, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, तो ये इसमें उत्तरी गोलार्ध के चक्कर में इसमें क्या लगा दिया, ऊ लगा दिया, ऊ और ऊ, इसका मतलब संकेत है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। बाकी आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, पृथ्वी के ताप कटिबंध बताऊंगा कल, कैसे पृथ्वी पर ताप बदलता है, यानी गर्मी और सर्दी का यहीं से खेल स्टार्ट होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी हुई होती 23.5 डिग्री, तो ये समझ लो जैसे भी जितनी भी डिग्री झुकी हुई है आज, अगर उतनी डिग्री वो नहीं झुकी होती तो ये जो मौसम बदलते हैं ना, वो नहीं बदलते इतनी आसानी से, ठीक है। इसीलिए इसे ताप कटिबंध बोलते हैं। ये ताप के बारे में है, टेम्परेचर के बारे में, ठीक। उष्ण कटिबंध किसे बोलते हैं, ये सारे यही होते हैं सारे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध,
इनको इंग्लिश में अलग अलग बोलते हैं, जैसे ये टेम्परेट होता है, इसको और वो बोलते हैं, क्या नाम है इसका शायद मैं नाम भूल गया हूँ। उष्णकटिबंधीय होता है, खैर जो भी है मैं नाम भूल गया तो कुछ नहीं कर सकता। फिर भी ये सब पढ़ना है, कल आपको ध्यान से मैं कल पढ़ाऊँगा, तब तक आप इतना ध्यान से पढ़ लेना। मैंने अच्छे से डायग्राम बना बना के और सारे फ़ोटोज़ दिखा दिखा के बताए हैं। ये देखो, ये है विषुवत कैसे लाइन बीच में से जा रही है, ये सब दिखाया है मैंने। इन सारे को नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ये सब मैंने डायग्राम से दिखाया है, ध्यान रखना। और ये ग्लोब को दिखाया है, फिर उसके बाद ये मैंने खुद बना के दिखाया है, ठीक है। एक एक चीज़ें इसमें मैंने ये भी बताई, अक्षांश, ये रेखाएं अक्षांश होती हैं लेटी हुई, और बीच में जो लाइन जाती है उसका नाम क्या होता है ये भी बताया, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है विषुवत, जो कि 0 डिग्री की होती है, ठीक है। और 90 डिग्री पे कौन सा होगा, उत्तर में होगा तो उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री पे नीचे होगा तो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। समझ आ गया? ये सारा मैंने कुछ बताया था और एक एक चीज़ समझा दी है। आज भी मैंने बहुत पढ़ा दिया ग्लोब के बारे में। ग्लोब के बारे में हमने आज जान लिया अक्षांश क्या होते हैं, ठीक है। कल देशांतर ऐसे होंगे खड़े खड़े, जैसे कि अगर ये पृथ्वी है, अभी आपको समझ आएगा, ये पृथ्वी है, अगर ये लेटी हुई लाइन एक है, ये 2 भागों में बांट दिया पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और ये जो इसके समानांतर रेखाएं चल रही हैं उनको बोलते हैं अक्षांश। और ऐसे ही क्या होगा, एक लाइन ऐसी खड़ी होंगी सारी ऐसे ऐसे, बट ये होती हैं देशांतर, पृथ्वी के ग्लोब पर ही होती हैं। ऐसी वाली खड़ी वाली लाइनें जो होती हैं उनको देशांतर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड, बस, ठीक है। चलो आज यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।